प्यारे बच्चों, आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आज का पहला प्रश्न है विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि एमीटर क्या है। क्या प्रश्न बनता है? एमीटर क्या है? तो याद रखिएगा, एमीटर जो है वह एक विद्युत यंत्र है। विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। कह रहा कि विद्युत यंत्र है जिसका नाम आपको एमीटर है। विद्युत यंत्र का नाम क्या है? एमीटर। और उसके द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा की माप जो की जाती है वो क्या चीज से की जाती है? एमीटर से। क्या चीज से की जाती है? एमीटर से की जाती है। कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। किसका प्रतिरोध? एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है। एक बार प्रश्न फिर से समझिए। विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, पहले बताइए कि आप लोग चुंबक देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे ही होइएगा। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए, समान ध्रुवीय में हमेशा विकर्षण होता है और विजातीय जो होता है ना, उसमें आकर्षण होता है। मतलब उत्तरी ध्रुव को जब दक्षिणी ध्रुव से सटाएंगे तो वो आपस में चिपक जाएगा, और जब उत्तरी को उत्तरी से ही चिपकाएंगे या दक्षिणी को दक्षिणी, हाँ, तो वो क्या होगा कि चिपकने के बदला में वो एक दूसरे से हटेगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है ना, जिसके क्षण का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको नरम लोहा। क्या उत्तर हो जाएगा? नरम लोहा। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का। ठीक है ना। क्या बनाने के लिए? विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। बात यहाँ तक समझ में आया? अब बताइए कि एमीटर के माध्यम से क्या चीज मापा जाता है? तो बोलिएगा विद्युत धारा मापा जाता है। क्या चीज मापा जाता है? विद्युत धारा है। और पोल पर से आप अपने घर में बिजली किस वस्तु के माध्यम से लाते हैं? तार के माध्यम से लाते हैं। तो उस तार को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय साधन कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युतीय साधन कहेंगे। जी। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। यानी कि विद्युत परिपथ में जो आपको प्रवाहित धारा होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ट अभी हम पहले वाले प्रश्न में ही पढ़ाए थे कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। और वही प्रश्न यहाँ पर आ गया। अगर पहले वाले प्रश्न में खूब अच्छा तरीका से ध्यान दिए होते तो ये प्रश्न आपको तुरंत समझ में आ जाता। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? एमीटर का। किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? बताइए। अगर आपसे पूछ दे कि एमीटर क्या है तो बोलेगा वह एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है। अगला प्रश्न है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो देखिए, वो जो प्रभाव है उसका नाम है चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है? चुंबकीय प्रभाव। चलिए, बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। अब बताइए, अभी जस्ट बताइए कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? बहुत अच्छा। जब उत्तरी को उत्तरी से चिपकाएंगे, मतलब उत्तरी को उत्तरी के सामने रखेंगे, तो क्या चुंबक आपस में चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। जब तक अल्टर नहीं होगा उत्तरी दक्षिणी या दक्षिणी उत्तरी, नहीं, तब जाकर के चिपक सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए,
तो बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है सेल, और सेल का मतलब होता है बैटरी। सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? फिर से समझिए, बैटरी के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया बात? चलिए अगला प्रश्न है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। कितने विभाग है? 20 विभाग है। इसका अलप्तमांक क्या होगा? ठीक है, इसका अलप्तमांक जो होगा वो आपको 0.1 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा? 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। ठीक है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अलप्तमांक जो होगा कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा एम्पियर जो है वह आपको विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। चलिए, विद्युत धारा। अब देखिए, विद्युत धारा से जुड़ा हुआ फिर एक प्रश्न आ गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कुछ याद कीजिए। हम बताए थे कि चुंबकीय प्रभाव के हिसाब से काम करता है क्या चीज? बिजली की घंटी। नहीं तो वही प्रश्न यहाँ वहां पर अच्छा से समझ लिए थे ना, तो अब ये आसान हो गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए उपकरण का मतलब क्या होता है? पहले ये बताइए। उपकरण का मतलब यंत्र कह सकते हैं। उपकरण का मतलब यंत्र कह सकते हैं। तो बताइए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिजली की घंटी। क्या हो जाएगा? बिजली की घंटी। और इसी प्रश्न को हम वहां पर पढ़ाए थे कि बिजली की घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, तो आप बताए थे चुंबकीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव पर। हाँ, आगे चलिए। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या होगा? है ना, एसी धारा प्राप्त करने के लिए कौन सा धारा प्राप्त करने के लिए? एसी धारा प्राप्त करने के लिए। जी, एसी धारा प्राप्त करने के लिए आपको जो प्रयोग किया जाएगा उपकरण यानी कि यंत्र, वो कौन सा यंत्र होगा? तो डायनेमो होगा। कौन सा यंत्र होगा? डायनेमो। यानी कि आपसे प्रश्न ये पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कीजिएगा, तो क्या बताइएगा? डायनेमो का। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कीजिएगा? डायनेमो। अगर इसी प्रश्न को उल्टा पूछ दे कि डायनेमो से कैसी धारा निकलती है? डायनेमो से कैसी धारा निकलती है? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसी। क्या कहते हैं? एसी। और एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब बताइए, अभी जो हम प्रश्न पढ़े हैं किसके बारे में? डायनेमो के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? डायनेमो देखे हैं कि नहीं देखे? ये बताइए आप लोग। नहीं देखे तो हम बताते हैं। जनरेटर देखे हैं जी? तो जनरेटर के आगे में जो होता है, तो उसका अगला वाला जो भाग होता है ना, वही डायनेमो कहलाता है। और उसी डायनेमो को चलने पर उसमें से एसी धारा निकलेगी। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है आपका टंगस्टन। क्या है प्रश्न? टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? अब पहले बताइए कि टंगस्टन आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप लोग देखे हैं। देखिए, बल्ब जो पहले आता था रेड कलर का जो होता था शीशा वाला, उसमें आपको स्प्रिंग के जैसा बना हुआ रहता था अंदर में। तो वो जो स्प्रिंग के जैसे होता था ना, वही टंगस्टन कहलाता है। बात यहाँ तक समझ में आया? तो टंगस्टन जो है कितने डिग्री पर वह पिघलने लगता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि कभी कभी देखिएगा कि बिजली का मतलब फ्यूज हो जाता है, आप कहते हैं कि फ्यूज हो गया। तो फ्यूज कब होता है? जब वो टंगस्टन का तार जो है ना गल जाता है, पिघल जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो टंगस्टन जो धातु है वह आपको कितने डिग्री पर पिघलने लगता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री पर? 3000 डिग्री सेल्सियस पर। किस धातु की बात कर रहे हैं? किस धातु की बात कर रहे हैं? और टंगस्टन जो है सो उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बिजली के बल्ब में। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? टंगस्टन क्या है?
टंगस्टन एक प्रकार का धातु है। और टंगस्टन कितनी डिग्री पर पिघलने लगता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, घरेलू वैद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? अब देखिए, घरेलू वैद्युत परिपथ, घरेलू वैद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। आप बिजली के खंभे पर से तार के माध्यम से अपने घर में जो आप बिजली लाते हैं, वो बिजली कौन सा बिजली होता है बताइए? वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी कि एसी होता है। क्या होता है? एसी होता है। बात समझ रहे हैं? तो घरेलू विद्युत परिपथ आप समझ गए ना, मतलब आप अपने घर में जो तार का वायरिंग किए हुए हैं बिजली के तार का, उसी को कहेंगे घरेलू विद्युत परिपथ। परिपथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताए थे अभी? सर्किट। क्या कहते हैं? सर्किट। तो घरेलू वैद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? तो उसकी जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति मतलब समझते हैं क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है आपको रेंज। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रेंज। ठीक है ना? तो घरेलू विद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की आवृत्ति क्या होगी? तो 50 हर्ट्ज। क्या होगी? 50 हर्ट्ज। घरेलू विद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। और याद रखिएगा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज को ही सिंबॉलिक दृष्टि से यानी कि HZ इस तरह से लिख दिया तो ये हर्ट्ज हो गया। बात क्लियर? फिर से बताइए कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। और घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है? कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है यहाँ तक। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है? पहला बात समझिए कि विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? देखिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। दूसरा बात समझिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम्ब आवेश की पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है? ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 जे का मतलब होता है जूल। और अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ दे कि जूल जो है वह किसका मात्रक होता है, तो क्या बताइएगा? बताइए। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है, यानी कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। बताइए, जूल किसका किसका मात्रक है? कार्य का और ऊर्जा का। जूल किसका किसका मात्रक है? कार्य का और ऊर्जा का। ठीक है, तो बताइए कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? देखिए, वो से विभवांतर और वो से वोल्ट, इतना अच्छा तो है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है। और जे जो है, जे को क्या कहते हैं बताइए? और जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। अब देखिए, प्रतिरोध कितने हैं? 2 हैं। एक है 10 ओम और दूसरा कितना है? 20 ओम। इस दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? याद रखिए, जब भी श्रेणी क्रम की चर्चा हो और प्रश्न में जितना भी प्रतिरोध दिया रहे सबको हमको जोड़ देना है, और जोड़ करके जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो देखिए, प्रतिरोध 2 दिया है, एक दिया है 10 ओम और एक दिया है 20 ओम। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 ओम। इसलिए इसका उत्तर 30 ओम हो जाएगा, जबकि आप में वो 20 ओम दे दिया जो कि गलत है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है ओम। अब देखिए, ओम के बारे में अभी तुरंत बताए थे कि ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको जरूर याद रखिएगा। ओम के नियम का जो गणितीय रूप होता है वो होता है आपको I बराबर V बट्टा R। I बराबर V बट्टा R। I बराबर V बट्टा R। V बट्टा R हो जाएगा ना? I बराबर V बट्टा R हो जाएगा। तो ओम के नियम का गणितीय रूप पूछेगा तो I बराबर V बट्टा R हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विद्युत मोटर। देखिए, इससे पहले हम लोग बात किए थे डायनेमो के बारे में।
अब बात कर रहे हैं मोटर के बारे में। विद्युत मोटर बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो देखिए ये आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर नहीं याद रहे तो देखिए याद रखिएगा। अब तो हालांकि मोटर दिखने को ही नहीं मिलता है। पहले के समय में जो बाजा बजता था वो आपको कैसेट पर बजता था। क्या चीज पर? कैसेट पर। और वो जो कैसेट का रील जो चलता था, कैसेट का जो रील चलता था ना, वो आपको मोटर पर ही चलता था। किस पर चलता था? मोटर पर। तो पहले बहुत सारा मोटर फेंका हुआ मिलता था कबाड़ा वबाड़ा में, तो हम लोग उसको बैटरी में जोड़ देते थे और चलाते थे, याद है मुझे, लेकिन आप लोग तो देखे नहीं होइएगा। खैर कोई बात नहीं। तो मोटर को कैसे चलाते थे, मेरा कहानी सुन लीजिए। मोटर को कैसे चलाते थे? किसी भी बैटरी से उसके तार को जोड़ देते थे और मोटर चलने लगता था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब सोचिए, पहले उसमें बिजली दिए और फिर वो क्या हुआ? चलने लगा। तो इसलिए पहले बिजली दिए तो हो गया विद्युत, और फिर वो चलने लगा तो वो हो गया यांत्रिक। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए विद्युत मोटर जो बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा को। हाँ, विद्युत मोटर किसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जी। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा डायनेमो, क्योंकि हम आपको अभी तुरंत बताए आपको कि जनरेटर के आगे में जो रहता है वो डायनेमो कहलाता है। और डायनेमो में कैसे बिजली उत्पन्न होता है? जब उसको चलाते हैं तो बिजली उत्पन्न होता है। लेकिन मोटर में क्या होता है? मोटर में बिजली देते हैं तब बिजली देते हैं तब वो चलता है। मतलब इसका ठीक उल्टा। फिर से समझ लीजिए, विद्युत मोटर जो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और वही डायनेमो जो बदलता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए। तो विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल, कौन सा बल है? चुंबकीय बल। अगर कोई पूछे कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है। पेशीय बल किसे कहते हैं बताइए? मनुष्य के द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखिएगा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम के द्वारा। देखिए मैक्सवेल एक वैज्ञानिक का नाम था। मैक्सवेल जो है वो किसका नाम था? वैज्ञानिक का नाम था। और उनके द्वारा ही यह नियम दिया गया, वाम हस्त नियम और दक्षिणाहस्त नियम। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम। ठीक है। तो बताइए कि विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा जो दी जाती है वह किसके द्वारा दी जाती है, तो याद रखिएगा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम द्वारा। जी। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज। अब बताइए, पहले आप लोग फ्यूज देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कहाँ पर रहता है फ्यूज? आपके बिजली के बोर्ड में रहता है ना। बिजली का जो बोर्ड है उसमें फ्यूज लगा हुआ रहता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा यह जो है आपको ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन काम करता है? विद्युत फ्यूज। कौन काम करता है? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है उस बल की दिशा जो दी जाती है वो आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा। चलिए, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा आपको किसकी दिशा बताई जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। बोलिए पूरा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती हाँ, है। चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है या दी जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा। इससे पहले ही जस्ट हम पहले बता दिए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, बताए थे ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। यानी कि एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ठीक है यहाँ तक। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा
अभी जस्ट बताए थे। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, उसका जो रेंज होता है, वह आपको क्या होता है? ये प्रश्न आया था पीछे अभी। बिजली के पोल पर से जो तार लाते हैं, समझाए थे ना, अपने घर में जो लाते हैं आप, तो उसकी आवृत्ति कितना था बताइए आप लोग? 50 हर्ट्ज। वही प्रश्न यहाँ पर फिर से क्या कर दिया है? तो रिपीट कर दिया है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही दिशा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। बात समझे कि नहीं? इसका केंद्र जो होता है वो तार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये तार है ना, तो इस तार के चारों ओर, इस तार के चारों ओर इस तरह से जो है ना क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इसी कारण से चिड़िया पहले ही उड़ जाती है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसको भी याद रखिएगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होता है वो कितना होता है ना? तो ये होता है आपको विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो और डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दोनों दिया है जो कि गलत है। क्या आंसर होगा इसका बताइए तो? दृष्ट धारा। दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए आप लोग? डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका आंसर होता है आपको शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। जी, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। शून्य का मतलब जीरो। शून्य का मतलब जीरो। चलिए, अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण है। कैसा कण है? धन आवेशित कण है। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऊपरी मुखी। क्या होगी? ऊपरी मुखी। अगला प्रश्न है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा, है ना? कितने परिभ्रमण के बाद? तो 1 परिभ्रमण के बाद। अगला प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध। अब देखो यहाँ कितने प्रतिरोध हैं? नहीं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और तुमसे समतुल्य प्रतिरोध मांगा जाए तो हम सबको क्या बोले थे? जोड़ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो प्रश्न नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो देखिए, परिपथ में जो धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण यानी कि निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस वाला और माइनस वाला चिन्ह नहीं लगता है? तो कुंडली में। किस में नहीं लगता है? कुंडली में नहीं लगता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है, तो वो जो स्थित होता है वो किस दिशा में? तो उत्तर और उत्तर से दक्षिण दिशा में। चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित जो होता है वो किस दिशा में? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में। जी। अब अगला प्रश्न है, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि क्या उत्पन्न हो जाता है? तो याद रखिएगा,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हों तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा बल होगा? कितना बल होगा? तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। और सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि न्यूटन जो है वह किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा, न्यूटन जो है वह बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा? है ना, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक जो होगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया पर व्यावहारिक उपयोग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का, ठीक है। विद्युत मोटर की क्रिया का व्यावहारिक उपयोग है तो विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? कितना बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, देख ही रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है वह आपको माइकल फैराडे ने किया है। किसने किया है? माइकल फैराडे। जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया है? माइकल फैराडे ने किया है। माइकल फैराडे उनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का, ठीक है। चलिए, शक्ति का मात्रक अभी जस्ट पढ़ाए थे। शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए? शक्ति का मात्रक आपको वाट होता है। और बल का मात्रक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण मतलब वह मशीन, वह यंत्र। उपकरण का मतलब मशीन या यंत्र कर सकते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, ध्यान दीजिए, कौन ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। समझ रहे हैं ना? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो वो कौन सा यंत्र होगा बताइए? विद्युत मोटर हो जाएगा, है ना। कौन सा यंत्र होगा? विद्युत मोटर। ये प्रश्न फिक्स है, ये बात समझ लीजिए। विद्युत मोटर या डायनेमो, ये दोनों रहबे करेगा। इसलिए आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में और मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा उपकरण है? तो विद्युत मोटर है। अब है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 0.24 यानी कि 0.24। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। चलिए, अब फिर से एक बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है आपके सामने, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डायनेमो, अभी जस्ट पहले अभी विद्युत मोटर के बारे में बताए थे ना। और मोटर में आप क्या देखे थे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन डायनेमो जो होगा वह आपको क्या उसका उल्टा करेगा? बस वही बात है। तो देखिए उसका आंसर वही है। डायनेमो परिवर्तित करता है मतलब कि बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी, अगला प्रश्न है, फिर से एक बार ये आ गया है कि डायनेमो में, है ना। बताइए अभी डायनेमो के बारे में क्या बताए थे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताए थे ना। तो वही प्रश्न फिर से आ गया, यानी कि ये तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है आपके सामने, ठीक है। तो डायनेमो जो है आपको किस ऊर्जा को? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो इसका खोज ऑस्टेड ने किया है। किसने किया है? ऑस्टेड ने। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है? ऑस्टेड ने किया है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा उस युक्ति को, युक्ति मतलब क्या होता है बताइए? युक्ति का मतलब यंत्र कहिए या उसी को हम लोग उपकरण भी कह सकते हैं।
बात समझ रहे हैं। जी। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जनित्र को अंग्रेजी में हम लोग जेनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। बताइए जनरेटर का हिंदी क्या होता है। जनित्र। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना वह कैसी परिघटना है। तो देखिए यह कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है वो कैसी घटना है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो यही एक घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। और तो इसका उत्तर क्या होगा एक बार बताइए आप लोग। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना है। बात समझ गए। तो ये है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र, जनित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जस्ट बताए थे अभी हम, जनरेटर। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किसी एसी जनित्र, बताइए तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। और जंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है ना। एसी जनित्र और डीसी जनित्र जो है उसमें आपको कुछ अंतर है, और क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो देखिए एसी जनित्र जो होता है वह सर्पी वलय होते हैं। एसी जनित्र जो होते हैं ना उस जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, और डीसी जनित्र जो होता है उसमें दिक् परिवर्तक बोलिएगा, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक मतलब, दिक् का मतलब होता है दिशा, और परिवर्तक मतलब बदलने वाला, यानी दिशा को बदलने वाला। अगला प्रश्न है लघुपथन के समय परिपथ में, है ना, लघुपथन को अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बताइए। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वह आपको बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। आप देखिए हम बताए थे ना कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात हो और आपसे समतुल प्रतिरोध पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, समतुल प्रतिरोध, तो उस समय में सबको आप जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, है ना। तो इस तीनों के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए 1 और 2 3 और 3 6। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, एक प्रश्न रहने का चांसेस रहता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ओम के नियम को परिभाषित करने में, किस नियम को, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। ठीक है, तो ओम के नियम को परिभाषित करने में दाब का मान जो होता है वो क्या होता है, अचर होता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, हाँ, तो दाब का मान जो है ना वो अचर रहता है। ठीक है, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है, तो दाब का मान। चलिए अगला प्रश्न है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 120 कूलम। क्या हो जाएगा, 120 कूलम। चलिए अब बताइए यहाँ पर लिखा है 1 एम्पियर, तो बताइएगा कि एम्पियर किसका मात्रक है, अभी जस्ट पढ़ाए थे, विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो देखिए धारा का मान आपको 6 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर। धारा का मान क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है।
तो किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हुए परिवर्तित हो जाता है? तो वेग। क्या चीज? वेग। अब वेग जो है आपको कौन सा राशि है बताइए? वेग जो है ना वो आपको सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा I के बीच में संबंध कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको R बराबर V/I। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी व्याख्या करके चलिएगा। R बराबर V/I। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? देखिए किसी चालक के प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएगा वो ओम हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर। और ये भी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको VVI कर लीजिएगा। चलिए ये भी जो प्रश्न है 53 नंबर, ये भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसको भी समझिए। ओम का नियम, देखिए उस समय पढ़े थे ना आप, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, ठीक उसी तरह से इसको भी याद रखना है। उसका गणितीय रूप यहाँ पर नहीं होकर के सीधे दिया है कि ओम के नियम से क्या स्पष्ट होता है, तो I और ये जो A के जैसे उसको समानुपाती बोलिएगा, यानी कि I समानुपाती भी। क्या बोलेगा? I समानुपाती भी। इसको क्या बोलिएगा? I समानुपाती भी। समानुपाती बोलिएगा। समझ गए? चलिए तो I समानुपाती भी। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम कौन सा है भाई? तो V बराबर IR। V बराबर IR। चलिए देखिए ओम के नियम से जुड़ा हुआ आपको तीन प्रकार का ऑप्शन हो सकता है। वो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है ये तुमको हम बता देते हैं। इसको इस तीनों को यहीं पर याद कर लेना। अब देखिए इस प्रश्न से जुड़ा हुआ एक जरूरी बात समझ लीजिए। ओम का नियम है, तो देखिए इससे जुड़ा हुआ 3 ऑप्शन रह सकता है आपको, और इस तीनों ऑप्शन को इसी प्रश्न में याद कर लीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन रह सकता है। तो देखिए पहले क्या याद कीजिएगा, ये तो आपको दिया ही हुआ है V बराबर IR। V बराबर IR। दूसरा क्या रह सकता है, तो I बराबर V/R। R बराबर V/I। देखिए हमेशा V ऊपर है कि नहीं है, जी। तो हमेशा V ऊपर वाला याद रखिएगा, नीचे वाला मत याद रखिएगा। V को हमेशा कहाँ रखिएगा? ऊपर में। तो देखिए एक बार जो है ना, एक बार R को नीचे कर दीजिए। कैसे याद रखिएगा बता रहे हैं हम, एक बार R को नीचे कर दीजिए और एक बार I को नीचे कर दीजिए। नहीं समझ में आया? और हमेशा ऊपर कौन रहेगा? भी। हमेशा ऊपर भी रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो I बराबर V/R या R बराबर V/I याद रखिएगा, और तीसरा क्या याद रखिएगा, तो V बराबर IR। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो बताइए कि ओम के नियम से जुड़ा हुआ कितना आंसर याद रखना है आपको? 3। कौन कौन सा? V बराबर IR, और दूसरा क्या याद रखिएगा? I बराबर V/R और R बराबर किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? यानी कि विद्युत धारावाही चालक का तार जो है वो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो निर्धारित की जाती है वो किसके द्वारा? तो ये भी प्रश्न आपको हम पीछे पढ़ा दिए थे कि फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम द्वारा। जी। अगला प्रश्न है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है ना? किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? तो संवेग जो है वह परिवर्तित नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? एक प्रारूपी सौर सेल समझते हैं? सूर्य के ऊर्जा से जो बैटरी चार्ज होता है उसको सौर सेल कहा जाता है। तो एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 2 से 2.5 वोल्ट। 2 से 2.5 वोल्ट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, किस नियम में? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी है वह किसके ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। किसके ओर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा V बराबर IR। देखिए अभी जस्ट बताए थे ना ओम का नियम, ये भी ओम के नियम का ही सवाल है।
और ओम के नियम में 3 बात आपको बोले थे याद रखने के लिए। एक था V बराबर IR और दूसरा था I बराबर V बट्टा R। देखो कितना अच्छा तो ट्रिक बता दे कि भाई V ऊपर हमेशा रहेगा। एक बार R को नीचा कर दो और एक बार I को नीचा कर दो, है कि नहीं। तो बताओ कि I बराबर V बट्टा है कि नहीं, और R बराबर V बट्टा V बट्टा I। बात समझ में आ रहा है। आइए आज का जो लास्ट 2 प्रश्न बचा है इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। विभक्त वलय है ना, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो याद रखिएगा विभक्त वलय का उपयोग आपको विद्युत मोटर में किया जाता है। बात समझ रहे हैं। विभक्त वलय का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विद्युत मोटर हाँ में। बिल्कुल विद्युत मोटर में किया जाता है। इसके बाद जो है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 24 जूल। कितना उत्तर हो जाएगा, 24 जूल। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश। अब बताओ आवेश का मात्रा क्या होता है, बताए थे हम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है, है ना। तो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो 24 जूल। कितना जूल है, 24 जूल। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।